और क्या हालचाल आप सभी के, आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट्स। अब सेट्स क्या होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे। साथ में सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे, साथ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सेट्स के। और एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। अब देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, हम इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर बनाएंगे। अब ये क्या है, आपने कहीं ना कहीं यूज करा होगा कोई सॉफ्टवेयर जहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट का इमेज देते हो, उसको स्कैन करता है, उस डॉक्यूमेंट में से क्या करेगा, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर कहीं ना कहीं प्रिंट करके बताएगा। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसी को कहीं ना कहीं प्रिंट करके बता रहे हैं। हम इसी टाइप का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट एक बोनस पॉइंट भी होगा हमारे प्रोजेक्ट में, और वो ये है कि हम इमेज तो देंगे हमारे कोड को जो हम बनाने वाले हैं, उस इमेज में से वो टेक्स्ट भी एक्सट्रैक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसके साथ साथ एक .txt नाम की फाइल रहेगी, उसमें वो प्रिंट करके भी बताएगा, ताकि अगर हमें कहीं ना कहीं उस टेक्स्ट का यूज करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो एक पीडीएफ भी जनरेट करके देगा, जो डाउनलोड करके देगा हमारे सिस्टम में, ताकि हम जब भी उसे यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेट्स का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ AIML की फुल कोर्स की। इसमें आपको पाइथन की लाइब्रेरीज के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, साथ में एडवांस टॉपिक्स भी मिलेंगे और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जो कि रियल वर्ल्ड है। तो ये देखिए, ये रही हमारी पूरी प्लेलिस्ट AIML ऑटोमेशन की। यहाँ पर आपको हर लेक्चर में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसलिए कुछ भी स्किप मत करना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो जाएंगे। अब देखिए ये वाले हमारे कुछ लेक्चर्स है, उसके बाद ये वाला हमारा एडवांस प्रोजेक्ट है जो कि है ऑटोमेशन पर। अब ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट है, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स है, स्ट्रिंग्स में भी 2 प्रोजेक्ट्स है, लूप्स में 3 प्रोजेक्ट्स है, लिस्ट में एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाना मैंने आपको बताया बिना HTML और CSS को यूज करें, तो ये आप देख लीजिएगा। टपल्स में भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि AI का है, जी हाँ, वॉइस से आप PDF जनरेट करवा सकते हो जी, तो ये भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप देखिए डिक्शनरी में भी आपको एक मेजर प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड करे जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। और ये हमारा नंपाई का पूरा लेक्चर या फिर पूरा कोर्स आप बोल लीजिए अपलोडेड है चैनल पर, ये भी आप देख लीजिएगा। किसी भी लेक्चर की लिंक अगर नहीं मिलती है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वैसे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हमारा सेट्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट्स आर एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। They are useful when you need to store distinct values and perform sets operation like union, intersection and difference. अब ये जो ऑपरेशन है हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे, बट थोड़ा बाद में। अभी स्टार्टिंग में हम ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सेट्स आर एन अनऑर्डर्ड। अब देखो नाम से आप समझो, अनऑर्डर्ड मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं हो, सिंपल। अगर आप कोड बनाते हो लिस्ट या फिर डिक्शनरी का, उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर में आपने डाटा दिया, लिस्ट में या फिर डिक्शनरी में स्टोर किया, करेक्ट। और जब आप उसको टर्मिनल पे प्रिंट कराओगे ना, वो सेम ऑर्डर में प्रिंट होगा जो आपने कोड में लिखा होगा। बट सेट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक ऑर्डर दिया उसको कोड में, सेट्स में, और जब आप टर्मिनल पर प्रिंट करा कर देखोगे उसका ऑर्डर चेंज हो चुका होगा, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेट्स में जो कि है यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट के नाम से समझो जहाँ पे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो, जी हाँ। सेट्स को सबसे ज्यादा वहीं यूज किया जाता है जहाँ पे भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स एलिमेंट मौजूद होते हैं और उन डुप्लीकेट्स को आपको हटाना है और सिर्फ एक बार वो एलिमेंट होना चाहिए, तब आप सेट्स का यूज करो ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सबको हटा दे और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स वहां पर आए, करेक्ट। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इम्यूटेबल एलिमेंट्स। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, देखो इम्यूटेबल का मतलब होता है जो डाटा चेंज ना हो सके, जी हाँ, जो डाटा चेंज ना हो सके या अपडेट ना हो सके उसे हम इम्यूटेबल कहते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये क्या है, ये है म्यूटेबल, मतलब इनको आप चेंज कर सकते हो। टपल्स है, टपल्स क्या है, ये है इम्यूटेबल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डाटा दे दिया, उसको स्टोर करा लिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बुलियन वैल्यूज। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी बुलियन की वैल्यू ट्रू है तो क्या आप ट्रू को कुछ और चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। फॉल्स को कुछ और चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये है इम्यूटेबल, मतलब जो डाटा चेंज ना हो सके, ऐसा ही डाटा आपको सेट में स्टोर करना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। फिर से बता रही हूँ अगर कुछ चीज नहीं समझ आई है तो, इम्यूटेबल एलिमेंट्स का मतलब होता है जो डाटा चेंज ना हो सके, तो आपको सेट्स में उसी टाइप का डाटा स्टोर करना है जो चेंज ना हो सके। अगर आपने ऐसा कोई और डाटा स्टोर कर दिया जो चेंज हो सकता है तो फिर वो एरर बताएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ कि कौन से डाटा चेंज हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट जो चेंज हो सकते हैं वो है लिस्ट, डिक्शनरी। जो चेंज नहीं हो सकते हैं वो है हमारे टपल्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन और भी काफी सारे, वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए अब हम सेट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमें क्रिएट करना है सेट को। अब कैसे क्रिएट करते हैं सेट्स को, देखो एक वेरिएबल बनाओ सिंपल सा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं कॉमा देकर, ओके। उसके बाद आप प्रिंट करा लीजिए।
वैसे ही व्हाट कैन यू स्टोर इन अ सेट, ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हमारे सेट को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो आप सेट का, ठीक है, माई सेट मैंने नाम दे दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आपको स्टोर करना है डाटा, तब भी वो सेट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर आपने मेरा डिक्शनरी वाला लेक्चर देखा है और AIML वाली फुल सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझसे पूछोगे कि प्रियांशी आपने तो कहा था कि कर्ली ब्रेसेस में हमेशा डिक्शनरी स्टोर होती है, तो फिर ये सेट कैसे स्टोर होता है? जी हाँ, मैंने कहा था, बट डिक्शनरी का सिंटेक्स देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कैसा होता था। डिक्शनरी का सिंटेक्स होता था इस टाइप से, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पर की होती थी, उसके बाद रेशियो का साइन होता था, उसके बाद कोलन का साइन होता था, उसके बाद उसकी वैल्यू होती थी। सेम वैसी कॉमा दो, उसके बाद और वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप, फिर से की दो, फिर से वैल्यू दो, करेक्ट। अब मुझे आप यहाँ पर बताओ, क्या यहाँ पर की और वैल्यू दोनों है? नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पर की है या वैल्यू है? सिर्फ वैल्यू है, यहाँ पर की नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है डिक्शनरी और सेट्स में। डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होती है, सेट्स में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, एक ही चीज होती है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अब। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारे सेट को। अपने सेट का नाम लिख दो यहाँ पर, माई सेट, करेक्ट। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे सेट क्रिएट किया जाता है। अब देखो, अगर आपको इसका टाइप चेक करना है ना कि इसका टाइप क्या है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये सच में सेट है। तो देखो, टाइप लिखो यहाँ पर, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर लिख दो माई सेट, मतलब जहां पर भी आपने सेट क्रिएट करा ना और वो जिस भी वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम लिख दो। तो वो हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास सेट, मतलब ये सेट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है। अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे ना और वहां पर लिखोगे टाइप, तो फिर वो डिक्शनरी बताएगा जहां पर की और वैल्यू दोनों होगी। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ वैल्यू है, इसलिए सेट बता रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू कैन स्टोर इन सेट्स। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था कि कौन कौन सी वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो सेट्स में और कौन सी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हो सेट्स में। इम्यूटेबल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या हम सेट में स्टोर कर सकते हैं। वही जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था ना, वही ले रहे हैं, क्योंकि उसको बस प्रिंट ही कराना है। और ये फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका पार्ट है, अदरवाइज नहीं बताती मैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, क्या इंटीजर को हम स्टोर कर सकते हैं सेट में? जी हाँ, ये प्रिंट होकर बता रहा है और कुछ भी एरर भी नहीं बता रहा है, मतलब हम इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर वैल्यू क्या है? इम्यूटेबल है, करेक्ट, ठीक है जी, ये भी हमने देख लिया। अब सेकंड देखते हैं हम स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग को हम स्टोर कर सकते हैं सेट में? वो भी हम देख लेते हैं। इसका नाम मैं दे रही हूँ set1, ओके। अब हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करेंगे इसमें। मैं सबसे पहले प्रियांशी दे रही हूँ इसमें नाम, उसके बाद आरुष, उसके बाद रिया। चलिए हमने 3 नेम्स दे दिए हमारे सेट में, स्टोर करा लिया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर ये प्रिंट हो गए, मतलब स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है और हम इसको स्टोर कर सकते हैं सेट में। अगर इसने एरर बता दिया, मतलब नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और ये सही आंसर बता भी रहा है, प्रियांशी, रिया, आरुष, और कोई एरर भी नहीं बता रहा है, मतलब हम इसको स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारा मिक्स डाटा टाइप। जी हाँ, मिक्स डाटा टाइप के नाम से आप समझ लीजिए, मतलब सारे तरह के डाटा हो सकते हैं, एक ही सिंगल टाइप का नहीं होगा डाटा, मल्टीपल टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हो कि नहीं, ये हमें चेक करना है। इसके लिए मैं set2 नाम दे रही हूँ इसका। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब देखिए यहाँ पर मैं इंटीजर स्टोर करा रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करा रही हूँ, देखिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर बूलियन वैल्यू भी स्टोर करा रही हूँ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या सही आंसर आ रहा है, क्या हम मल्टीपल टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं सेट में। पर एक बात का ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल टाइप का डाटा भी स्टोर कर रहे हो ना, डाटा हमेशा इम्यूटेबल ही होगा, म्यूटेबल डाटा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और कोई एरर भी नहीं बता रहा, मतलब ये सारी वैल्यूज इम्यूटेबल है, जो कि चेंज नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही तो है। क्या आप ट्रू की वैल्यू को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, ट्रू तो ट्रू ही रहेगा ना। स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगा, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट फ्लोट ही रहेगा, करेक्ट। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर तो हमने 0 लिखा और यहाँ पर ट्रू लिखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं ना और ट्रू भी लिख दूं, तो ये 1 और ट्रू में से सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करके बताएगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? देखो एक बार मैं आपको रन करके बताती हूँ। देखो ये रहा आंसर, इसने ट्रू नहीं बताया, ट्रू प्रिंट करके नहीं बता रहा है, सिर्फ 1 बता रहा है। यही अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं और यहाँ पर फॉल्स भी लिख दूं, तो 2 में से एक ही वैल्यू प्रिंट करके बताएगा ये।
जी हाँ, दोनों नहीं बताएगा ये। देखिए रन करके देखते हैं हम। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 0 बता रहा है, फॉल्स नहीं बता रहा है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो इंटीजर है और ये तो बूलियन है, तो दो में से एक क्यों बता रहा है, सबको प्रिंट करके बताना चाहिए। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट हमारे पाइथन में सेट में ट्रू की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 0। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आपने रख दी है सेट में तो वो यूनिक वैल्यूज ही प्रिंट कराएगा। यही हमारी डेफिनेशन में भी था। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे, वो उसे हटा देगा, इग्नोर कर देगा और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करके प्रिंट कराएगा। वही उसने यहाँ पर करा है। ट्रू की वैल्यू 1 ही होती है और हमने 1 और ट्रू दोनों साथ में रख दिया था, तो हमारे कोऑर्डिनेटर ने समझा कि 1 भी ट्रू है और ट्रू भी ट्रू ही है, इसलिए इसने एक ही बार प्रिंट कराया और एक को डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर दिया। सिमिलरली फॉल्स में भी इसने यही करा, इसने समझा कि 0 भी फॉल्स और फॉल्स भी फॉल्स है, तो दो में से एक ही वैल्यू को इसने प्रिंट कराया, दूसरे को इग्नोर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमारा चलो ठीक है कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज यहाँ पर स्टोर थी, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा है प्रिंसू, ये अगर मैं एक और बार लिख दूं, अब देखना फिर से एक ही बार प्रिंट करके बताएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, नाम भी एक ही बार बता रहा है, फ्लोट वैल्यू तो एक ही बार थी तो वो तो एक ही बार बताएगा, और फॉल्स और 0 में से सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करा रहा है, दोनों नहीं करा रहा है। सेट्स यहीं पर यूजफुल है, जहां पर भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट करानी है, वहां पर आप सेट का यूज कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टपल्स। टपल्स एज दे आर इम्यूटेबल। जी हाँ, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। लिस्ट म्यूटेबल होती है, वो चेंज हो सकती है, टपल्स नहीं हो सकते। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। अब देखो टपल्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये मैंने टपल्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, प्रोजेक्ट भी बनाया, इसलिए वाला लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए शॉर्ट में बता रही हूँ, इसलिए मैं टपल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, पेरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करते हैं, इसलिए पेरेंथेसिस के अंदर मैं टपल को क्रिएट कर रही हूँ और वो मैं सेट में स्टोर कर रही हूँ, इसलिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। ठीक है, ये बन गया एक टपल। सेकेंड टपल भी बना लेते हैं हम, ये बन गया हमारा सेकेंड टपल, हमने स्टोर कर लिया हमारे सेट में। अब मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं, अगर इसने प्रिंट करके बता दिया मतलब सही आंसर आ रहा है, अगर नहीं बताया मतलब नहीं स्टोर हो सकता है सेट में। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मतलब टपल्स आर इम्यूटेबल और हम इसे स्टोर कर सकते हैं सेट में। नॉट अलाउड म्यूटेबल टाइप्स। जी हाँ, म्यूटेबल टाइप्स अलाउड नहीं होता सेट्स में। कौन कौन से नहीं होते, लिस्ट भी अलाउड नहीं है, डिक्शनरी भी अलाउड नहीं है। ठीक है जी, कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो अब देखो लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस वेरिएबल का नाम दे रही हूँ सेट लिस्ट, जहाँ पर हम सेट की लिस्ट को स्टोर करेंगे। सेट की लिस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एक सेट में मल्टीपल लिस्ट क्रिएट हो सकती है, इसीलिए तो हम एक से ज्यादा लिस्ट यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं हमारे सेट में, इसलिए। अब लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। टपल्स क्रिएट होते हैं पेरेंथेसिस में, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। लिस्ट क्रिएट होती है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि लिस्ट वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रोजेक्ट भी बनाया, ठीक है, वो देख लेना। अब देखो मैं इसमें डाटा स्टोर कर देती हूँ, ये हो गई हमारी फर्स्ट लिस्ट और ये हो गई हमारी सेकेंड लिस्ट। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, सेट लिस्ट, अगर इसने सही आंसर दे दिया तो मतलब लिस्ट को आप स्टोर कर सकते हो, लिस्ट इम्यूटेबल है। अगर एरर बता दिया मतलब म्यूटेबल है, आप स्टोर नहीं कर सकते। देखिए जी इसने एरर बता दिया है, जो कि है टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप अनहैशेबल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हो और लिस्ट नहीं है अनहैशेबल। अनहैशेबल का मतलब होता है वो डाटा जो चेंज नहीं हो सकता, जो अपडेट नहीं हो सकता, बट लिस्ट तो अपडेट हो सकती है, इसीलिए उसने एरर बता दिया। ठीक है, चलिए ये भी हमने देख लिया। अब हम डिक्शनरी देखते हैं, क्या डिक्शनरी को हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वैसे तो, बट हम एक बार बनाकर भी देख लेते हैं। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के ही अंदर, बट इसमें दो वैल्यूज रहेगी, फर्स्ट रहेगी की, सेकेंड रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं की दे रही हूँ, की का नाम है ए, ओके, देन रेशियो साइन, देन इट्स वैल्यू, उसके बाद फिर कॉमा, सेकेंड की, उसके बाद रेशियो और इसकी वैल्यू। चलिए जी हमने डिक्शनरी भी क्रिएट कर ली है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो सकता है, सेट डिक्शनरी। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसने भी एरर बता दिया, एरर क्या बता, अनहैशेबल, मतलब डिक्शनरी भी चेंज हो सकती है, अपडेट हो सकती है और हमें सिर्फ और सिर्फ अनहैशेबल टाइप का डाटा ही स्टोर करना है सेट में, और ये अनहैशेबल नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा ये चीज भी आपको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डुप्लीकेट्स आर रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। ये वैसे हमने देख लिया था, बट एक और बार देख लेते हैं। अगर मैं सेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूं, इसमें यहाँ पर मैं डाटा स्टोर कर दूं, कुछ डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर देंगे हम, ताकि टेस्ट करने में आसानी रहे।
चलिए जी, ये हमने डाटा स्टोर कर लिया, जहां पर डुप्लीकेट्स कौन कौन से हैं, 33 है एक तो, और 6 है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, और प्रिंट करने से क्या होगा, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या सेट इसके डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देगा और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही प्रिंट करके बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो 33 एक ही बार आ रहा है और 6 भी एक ही बार आ रहा है, मतलब उसने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा दिया, इग्नोर कर दिया है। करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसने सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस से पहचान लिया क्या? जी हाँ, हमारा कोऑर्डिनेटर ना बहुत स्मार्ट है। उसने कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने डाटा स्टोर करा है और सिर्फ एक ही टाइप का डाटा है, मतलब की नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो समझ जाएगा सेट है। सेट का रूल है कि वो डुप्लीकेट्स नहीं स्टोर कर सकता है, तो उसने ऑटोमेटिकली सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए और उस वैल्यू को सिर्फ एक ही बार लिया और प्रिंट कर दिया, मतलब यूनिक टाइप की वैल्यूज ने प्रिंट करके बता दी। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था डेफिनेशन में, कि हमारे जो सेट होते हैं ना वो होते हैं अनऑर्डर्ड, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। अब ये कैसे आप समझोगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मैंने एक सेट क्रिएट करा, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कुछ डाटा स्टोर कर रही हूँ। देखिए, प्रिया फर्स्ट स्ट्रिंग डाटा स्टोर करा है, उसके बाद इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करा है, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करा है, ओके, उसके बाद फिर से मैंने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर दिया। करेक्ट। अब मैं इसको रन करके देखते हैं, मतलब उसके पहले एक बार प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद हम रन करके देखते हैं। अब देखना इसका ऑर्डर ये सेम नहीं रहेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। देखिए यही मैं आपको बताना चाह रही थी, मैंने 135 लिखा था, मतलब पहले क्या लिखा था, प्रिया लिखा था, उसके बाद फिर 1 लिखा था, फिर श्रेया लिखा था, फिर 3, फिर 5। करेक्ट। बट इसने देखो क्या करा है, 1 पहले प्रिंट करा दिया, फिर 3 कराया, फिर 5 कराया। ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि ये वाला इंटीजर टाइप का इसलिए इंटीजर ही पहले प्रिंट करा दिया, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है यहाँ पर। ये कोई सा भी डाटा कभी भी आगे और पीछे प्रिंट करा सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इंटीजर है तो वही आगे होगा या स्ट्रिंग है तो वही बाद में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम सेट को अनऑर्डर्ड कहते हैं, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। अब इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, जो कि है इंडेक्सिंग नॉट अलाउड। अब देखो इंडेक्सिंग क्यों अलाउड नहीं होती इसमें, ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहले बताया था ना अनऑर्डर्ड, यही है इसका रीजन। अनऑर्डर्ड है तो फिर इंडेक्सिंग कैसे अलाउड होगी, मैं एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने अगर एग्जांपल लिया यही वाला सेट, ठीक है, जिसमें प्रिया 1, श्रेया 3, 5 ये सब स्टोर है। अब मैं बोलूँ कि आप इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस करो, कैसे एक्सेस करोगे इंडेक्स नंबर से? इंडेक्स नंबर का काम क्या होता है, इसका एड्रेस रखना, और वह एड्रेस परमानेंट होता है, ऐसा नहीं कि हर बार चेंज हो रहा है। अभी मैंने रन करा तो प्रिया का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। जब अगली बार मैं रन करूंगी तो इसका ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। करेक्ट। जिसका जो इंडेक्स नंबर है हमेशा वही रहेगा, भले आप कितनी बार रन करो। बट सेट की प्रॉब्लम है कि वो अनऑर्डर्ड है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, तो उसका आप इंडेक्स नंबर दोगे कैसे? यहाँ पर तो चलो आपने इस तरीके से लिख दिया, जब आप इसको रन करोगे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो फिर तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हो गया ना। करेक्ट। तो एक्सेस करोगे कैसे, कैसे उसको प्रिंट कराओगे? देखो पहले क्या हो रहा था, 135 एक साथ प्रिंट हो रहा था। करेक्ट। उसके बाद प्रिया हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 1, 3 हो रहा है, फिर प्रिया हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ही नहीं है, जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार अलग टाइप से आंसर देगा। इसीलिए हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे करोगे एक्सेस? ये बोलोगे कि नहीं 0 वाला इंडेक्स नंबर प्रिंट करके बताओ, तो 0 वाले पे कभी वो प्रिया प्रिंट करेगा, कभी 1, कभी 5, कभी श्रेया। इसीलिए हम इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन सबको इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर्ड होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि यूजिंग अ फॉर लूप टू आइटरेट। जी हाँ, फॉर लूप लगा के हम देखेंगे सेट पर कि कैसे लगाते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर लूप होगा। करेक्ट। बस मुझे ये बताना है आपको कि फॉर लूप कैसे लगाया जाता है सेट्स पर, और एक एक करके कैसे आइटरेशन काम करेगा और कैसे प्रिंट करके बताएगा वैल्यूज। अब अगर नहीं पता है कि कैसे फॉर लूप लगाया जाता है, वाइल लूप लगाया जाता है, तो लूप्स का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट्स भी बताया। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बता सकती, अदरवाइज जो फॉलो करे ना मेरा कोर्स उनको ऐसा लगेगा कि ये तो बार बार सेम ही चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए बस। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो देख लेना। ठीक है। यहाँ पर आप इंटीजर टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का भी स्टोर कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कलर स्टोर कर देती हूँ, पिंक कलर, देन रेड कलर, और फिर येलो कलर। ओके। तो चलिए हमने यहाँ पर डाटा तो स्टोर कर लिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का। अब इस पर हम आइटरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। इसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, सेट 1 कर देते हैं। चलिए इसका सिंटेक्स देख लो अगर आपको नहीं पता है तो। अब देखो ये एक वेरिएबल क्रिएट करा है हमने कलर नाम का, जो कि काम करेगा आइटरेशन के लिए। सबसे पहले ये काम करेगा पिंक के लिए, मतलब जब भी पहला लूप चलेगा ना फॉर लूप, तब पिंक स्टोर होगा इस कलर वाले वेरिएबल में, उसको प्रिंट कराएगा। उसके बाद फिर से आइटरेशन काम करेगा, फिर रेड स्टोर रहेगा इस कलर वाले वेरिएबल में, उसको प्रिंट कराएगा। फिर येलो स्टोर होगा इस कलर वाले वेरिएबल में, फिर उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, इस तरीके से आइटरेशंस परफॉर्म होंगे। उसके बाद इन रहता है इसका सिंटेक्स,
उसके बाद हमारा सेट का नाम, ठीक है, जहाँ पर भी हमारा सेट स्टोर है जो कि सेट 1, करेक्ट। उसके बाद फिर रेशियो। अब हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट करेंगे, कलर को कि सेट 1 को? कलर को, क्योंकि हर बार जब आइटरेशन काम कर रहा है तब वैल्यूज किस में स्टोर हो रही है, कलर में स्टोर हो रही है, इसलिए हम प्रिंट भी कलर को ही कराएंगे ऑब्वियसली। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके बता भी रहा है कि देखो आइटरेशन से ही प्रिंट हो रहा है, नॉर्मली प्रिंट होता तो एक ही लाइन में हो जाता, लूप से काम कर रहा है इसलिए अलग अलग लाइन पे प्रिंट होके बता रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है कि अगर आपको लिस्ट में से डुप्लीकेट्स हटाने, कैसे हटाओगे? उसका सोल्यूशन ये है, क्या करो, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो। अब जब आप सेट में कन्वर्ट कर दोगे तो सेट ऑटोमेटिकली उसके डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा देगा और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट करके बता देगा। आपका काम हो गया आसान, करेक्ट। लिस्ट पे आपको कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपल बस लिस्ट टू सेट कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं सेट कन्वर्ट, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होती है, करेक्ट। देखो मैं डाटा दे रही हूँ, यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी दे देंगे हम। वहां पर हमने सेट लिस्ट क्रिएट करी थी इसलिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट करा था। अभी फिलहाल सिर्फ एक नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करें इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, इस लिस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर है, ये कन्वर्ट हो जाए सेट में। कैसे कन्वर्ट होगी, जहां पर भी आपकी लिस्ट स्टोर है ना, पहले तो उसको लिखो, ठीक है, उसको पेरेंथेसिस में लिखो। अब उसके आगे सेट लगा दो। अब हम बोल रहे हैं हमारे कोड एडिटर को कि आप एक काम करो, ये जो लिस्ट है ना इसको आप सेट में कन्वर्ट कर दो, और जब कन्वर्जन हो जाए, कन्वर्ट कर दो, उसके बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जो कि मैं नाम दे रही हूँ यूनिक, ठीक है। मतलब अब हमारा पूरा काम हो चुका है। लिस्ट है, लिस्ट को हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद इस यूनिक में स्टोर भी हो गई है। अब हम बस प्रिंट करके देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट गए। अगर हट गए होंगे तो 33 और 55 हट गया होगा, 7 भी हट गया होगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट गए और सिर्फ यूनिक एलिमेंट से बता रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सेट ऑपरेशंस, एडिंग, रिमूविंग, क्लियरिंग एंड लूपिंग। अब आप सब मुझसे बोलोगे कि आपने तो कहा था कि सेट होते इम्यूटेबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ से रिमूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो मतलब आप उसको कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हो, बट वो तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। देखो एक और चीज भी बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो सेट होता है ना वो होता है म्यूटेबल। जी हाँ, सेट होता है म्यूटेबल, बट जो वैल्यू सेट में स्टोर होती है ना वो होती है इम्यूटेबल। फिर से बता रही हूँ अगर नहीं समझ आ रहा तो, सेट होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल हो रहा है तभी तो हम इसमें ऐड का ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, किसी को क्लियर कर सकते हैं, किसी को अपडेट कर सकते हैं। अगर ये म्यूटेबल नहीं होता सेट तो कैसे हम अपडेट करते हैं इसमें वैल्यूज, हम अपडेट कर सकते हैं मतलब ये म्यूटेबल है। बट इसका रूल ये है कि जो भी सेट में आप वैल्यू स्टोर करोगे ना वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। जो वैल्यू आप सेट में स्टोर कर रहे हो वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। सेट को आप चेंज कर सकते हो, उसमें ऐड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, करेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हो। बट जो वैल्यूज होगी ना सेट में जो आप स्टोर करोगे वो हमेशा इम्यूटेबल ही होनी चाहिए। अगर म्यूटेबल हुई तो एरर बताएगा। वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, इसको ध्यान से देखो। सेट आर एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। इम्यूटेबल एलिमेंट्स लिखा है, ये नहीं लिखा है कि सेट इम्यूटेबल होता है। तो चलिए अब हम सेट के ऑपरेशंस कुछ लगा के देख लेते हैं। उसके पहले हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। मैं फ्रूट नाम का एक सेट क्रिएट करी हूँ यहाँ पर। इसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा देंगे ऑब्वियसली, मैंगो, उसके बाद चेरी। अब इसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, बट एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली प्रिंट तो हो ही जाएगा बट फिर भी प्रिंट करा के देख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मतलब हमने सेट सही से क्रिएट करा है। अब सबसे पहले हम सेट में ऑपरेशन लगाएंगे जो कि होगा ऐड करने का, मतलब ऐड करेंगे हम एलिमेंट को सेट में। कैसे ऐड करेंगे, देखो सेट का नाम क्या है, फ्रूट है। फ्रूट में तो हमने सेट को स्टोर करा है तो फ्रूट है हमारे सेट का नाम, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रूट डॉट ऐड। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि चेरी के पीछे एक और फ्रूट यहाँ पर ऐड हो जाए। हाँ, चेरी के पीछे एक और फ्रूट यहाँ पर ऐड हो जाए, कौन सा होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, ठीक है। तो वो कैसे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रूट डॉट ऐड, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप फ्रूट का नाम लिख दीजिए। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, किसको प्रिंट कराएंगे, फ्रूट को, और देखते हैं क्या स्ट्रॉबेरी ऐड हो गया है हमारा सेट में। जी हाँ बिल्कुल ऐड हो गया, देखो बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी एंड मैंगो, बिल्कुल सही बता रहा है।
अब देखो, जब हम यूजुअली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे ना, फिर भले वो लिस्ट में करते हो, टपल में करते थे या फिर डिक्शनरी में करते थे, अगर हमें कोई वैल्यू को ऐड करना होता था तो हमें यहाँ पर बताना होता था कि आप इस इंडेक्स नंबर पर ऐड करो, 0th इंडेक्स पे ऐड करो, 2 पर करो, 3 पे करो, 4 पे करो। बट मैंने आपको बोला था कि ये अनऑर्डर्ड होता है सेट में, जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। आप यहाँ पर कोई और ऑर्डर लिखोगे और यहाँ पर प्रिंट कोई और ही ऑर्डर में होगा, तो कोई मतलब नहीं है इंडेक्स नंबर से आपको यहाँ पर स्टोर कराने का। डायरेक्टली बता दो अपने सेट को कि इस वाली वैल्यू को स्टोर करना है, तुम्हारी इच्छा कहाँ पर स्टोर करना है वहाँ कर दो, ठीक है, और प्रिंट करके बता दो। बस हमारा काम इतना सा, और वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन होगा हमारा रिमूव का। अब रिमूव का ऑपरेशन हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले अपने सेट का नाम लिखो, उसके बाद डॉट रिमूव लगा दो। ये हम बिल्ट इन मेथड और फंक्शन देख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो, ठीक है, तो इसलिए फिर से नहीं बता रही हूँ। देखिए, हम रिमूव करना चाहते हैं तो फ्रूट डॉट रिमूव यहाँ पर लिख दिया। पेरेंथेसिस के अंदर आप वो डाटा लिख दो जिसको आपको रिमूव करना है, या वो एलिमेंट लिख दो जिसको आपको रिमूव करना है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से बनाना रिमूव हो जाए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल बनाना लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या बनाना यहाँ से रिमूव हो गया है। चलिए जी, हमने ये भी लिख दिया। अब रन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो, मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, बनाना यहाँ से रिमूव हो गया है, तो मतलब हमारा ऑपरेशन सही से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है क्लियरिंग। अब देखिए, क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग का मतलब है कि आप उस सेट में जो डाटा है ना, उस पूरे को ही क्लियर कर रहे हो। कोई एक डाटा को नहीं रिमूव कर रहे हो, पूरे सेट में जितना डाटा है सबको क्लियर कर दो, मतलब सेट को खाली कर दो। तब आप क्लियर वाले मेथड को यूज करो, ठीक है, क्लियर वाले ऑपरेशन को यूज करो। कैसे यूज करना है? सिंपल लिखो यहाँ पे फ्रूट डॉट क्लियर यहाँ पर लगाओ, उसके बाद पेरेंथेसिस। अब देखो, पेरेंथेसिस खाली छोड़ देना, क्योंकि आप एक सिंगल डाटा तो रिमूव कर नहीं रहे हो। अगर रिमूव करते तो फिर रिमूव वाला आप यूज कर सकते थे। हम तो पूरे सेट को ही खाली कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको खाली छोड़ दो। जितना डाटा है सबको हटा दो, फिर कोई मैटर नहीं करता कि सेट में 4 डाटा है या 1000 है, जितना है सबको खाली कर दो। अब देखिए, यहाँ पर प्रिंट लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर अपने सेट का नाम लिख दिया। अब रन करके देखते हैं। अब देखना, यहाँ पे कोई एरर नहीं बताएगा, बस सेट खाली बताएगा। देखिए, सेट को ये खाली बता रहा है, मतलब जितना भी डाटा था वो सब खाली हो चुका है। सेट एग्जिस्ट करता है, सेट नहीं हटाया वहां से, बट सेट खाली हो चुका है, उसमें जो डाटा था वो हट गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन देखते हैं इसमें, जो कि डिस्कार्ड। अब देखो, डिस्कार्ड और जो ये रिमूव है ना, थोड़ा थोड़ा सेम होता है, काम सेम है इनका, बट जो आउटपुट आएगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कैसे, वो देख लेते हैं। देखो, डिस्कार्ड को कैसे यूज करेंगे, बट उसके पहले क्लियर वाले को मैं कमेंट आउट कर दूं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सेट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके सही से बता नहीं पाएगा, इसलिए। अब देखिए, हमारा सेट का नाम क्या है? फ्रूट डॉट डिस्कार्ड यहाँ पर लिख दो। अब वो वैल्यू लिख दो जिसको भी आपको हटानी है, रिमूव करनी है, ठीक है। डिस्कार्ड का भी काम वही है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैंगो हट जाए। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं और फिर रन कराएंगे कि क्या मैंगो हट गया है। देखिए जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसने मैंगो को हटा दिया। पहले था मैंगो, उसके बाद ये देखो यहाँ पर मैंगो था और यहाँ पर हट चुका है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, डिफरेंस कि रिमूव में क्या होता है और डिस्कार्ड में क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं हम जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट नहीं है? एक काम करते हैं, स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी को हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, फिलहाल हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी नहीं है। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप एक काम करो, रिमूव कर दो। किसको रिमूव करो? स्ट्रॉबेरी को, उस एलिमेंट को रिमूव करो जो यहाँ पर है ही नहीं, स्ट्रॉबेरी। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या आंसर आता है। देखो, इसने एरर बता दिया। एरर क्या बताया? कि स्ट्रॉबेरी है ही नहीं की एरर। अब यही मैं डिस्कार्ड को यूज करती हूँ और फिर देखते हैं हम कि क्या स्ट्रॉबेरी को हटा पाएगा। स्ट्रॉबेरी हमने इसको बोल दिया कि इसको हटा दो। अब हम इसको रन करते हैं, देखना एरर नहीं बताएगा। देखो, इसने एरर बताया नहीं, और क्या करा इसने? सिंपल जो हमारा सेट था उसको प्रिंट करके बता दिया है। मतलब उसने इनडायरेक्टली बता दिया है कि स्ट्रॉबेरी अगर होगा तो भी मैंने हटा दिया, नहीं हुआ तो भी हटा दिया है, ठीक है। और फाइनल आंसर उसने प्रिंट करके बता दिया, बट एरर नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से डिस्कार्ड ज्यादा बेटर है। रिमूव एरर बताता है अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो वहां पर मौजूद ही नहीं है और उसको आप हटा रहे हो, तो डिस्कार्ड एरर नहीं बताएगा। सिंपल जो आपकी करंट लिस्ट है उसको प्रिंट करके बता देगा। तो अब देखिए, एडवांस सेट ऑपरेशंस। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट्स में। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सबसे पहले हमारा यूनियन, फिर है इंटरसेक्शन, फिर है डिफरेंस और फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये क्या होता है? उसके लिए ना हमें 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहला सेट मैं ए क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें मैं इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रही हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है जी। अब सेकेंड सेट में क्रिएट कर रही हूँ जो कि होगा बी। इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 3, 4 और 5।
तो अब हमने दो सेट तो क्रिएट कर लिए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑपरेशन देखते हैं जो कि है यूनियन। अब देखो आपको डायग्राम से समझाती हूँ यूनियन का मतलब क्या होता है। वैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यूनियन मतलब दो को जोड़ना, दो चीजों का यूनियन हो रहा है, आप जोड़ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 और 3 कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के रखा है। अब देखो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रही हूँ। ए की वैल्यू क्या है 1 और 2 है, 3 क्या है कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर में लिख रही हूँ यूनियन की जगह पर। अब बी की वैल्यू क्या है 4 है और 5 है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका यूनियन होगा तो क्या आंसर आएगा। मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है बट फिर भी आप बताओ, यूनियन होगा तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब यही होता है। और ये सेट है, अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो इग्नोर करेगा, हटाएगा। और यूनियन का मतलब भी है कि दोनों को जोड़ दो। और सेट का मतलब क्या होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हटा दो और एक ही बार जो वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, उसको प्रिंट करा दो। वही उसने करा है। 1 2 लिया है और 3 को कॉमन था तो एक ही बार लिया है, और 4 5 ले लिया है, ठीक है, दोनों का यूनियन हो गया तो 1 2 3 4 5। अब हम इसका कोड बना के देखते हैं क्या ये सही आंसर आएगा इसका जो मैंने आपको बताया। तो देखो प्रिंट, हम ए और बी का यूनियन करें इसलिए ए डॉट यूनियन और ब्रैकेट में बी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5। 3 को इसने एक ही बार लिया है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको बहुत आसानी रहेगी इसे समझने से। मैं उसी वे में आपको समझाऊंगी। देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है और 2 है, 3 क्या है कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैंने लाइन्स के ऊपर लिख दिया तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। 3 है जो कि है कॉमन, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है 4 है और 5 है। अब देखो यूनियन का काम होता था दोनों को जोड़ने का, मतलब जितनी भी वैल्यूज है और बी की बस कॉमन को हटा दो, सबको जोड़ के आंसर दे दो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ वो आंसर दो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वैल्यूज। ए और बी की वैल्यूज जहां इंटरसेक्ट हो रही है सिर्फ वो इंटरसेक्शन वाला आंसर दो, पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा सिर्फ 3 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन्स बनाई है। देखो ये कलर्ड पार्ट से डिनोट करा था, ये लाइन से डिनोट करा है। जो कॉमन पार्ट है सिर्फ कॉमन वाली वैल्यू लो, बाकियों को इग्नोर कर दो। कॉमन वैल्यू क्या है 1 2 3 और 3 4 5 में सिर्फ 3 है, तो सिर्फ 3 ही प्रिंट होगा इंटरसेक्शन की जगह पर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर से बता दूं अगर नहीं समझ आ रहा है तो, नाम से समझो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहां पर वो पॉइंट जहां पर दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि वही कॉमन चीज है, वही प्रिंट होकर बताएगा। इंटरसेक्शन का कोड भी सिमिलर वे में बनेगा, ए डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी लिख दो। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर 3 आंसर आ गया मतलब मैंने सही समझाया आपको। देखो 3 आंसर आ रहा है मतलब सही समझाया मैंने आप। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं हम। अब डिफरेंस के नाम से समझो, मतलब दोनों में कौन सा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस वाला पार्ट लेगा, ना कॉमन लेगा ना ही एक्स्ट्रा पार्ट लेगा, सिर्फ डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, तो क्या आंसर आएगा। फिर से उसी वे में आपको समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। 1 और 2 है वैल्यू ए की, 4 और 5 है वैल्यू बी की। कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बताओ कलर्ड पार्ट कहाँ पर है, ए पर है, मतलब 1 और 2 प्रिंट करके बताएगा। जी हाँ, डिफरेंस का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट है ना उसको भी इग्नोर कर दो, जो बाद वाला जो भी सेट है उसका जो वैल्यू है उसको भी इग्नोर कर दो। जिसका भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, जो पहला वाला सेट रहेगा उसकी वैल्यू प्रिंट करके बता दो, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, कॉमन को इग्नोर कर दो, बाद वाले को भी इग्नोर कर दो, सिर्फ जो शुरुआत की वैल्यू है उसको प्रिंट करके बता दो, मतलब 1 और 2 को प्रिंट करके बता दो। तो चलिए इसका भी हम कोड बना के देखते हैं और क्या सही आंसर आ रहा है ये भी देख लेते हैं। ए डॉट डिफरेंस पेरेंथेसिस बी, ठीक है जी, ये भी हमने लिख दिया। अब हम रन करते हैं, 1 2 आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 2। कॉमन भी हटा दिया और रिमेनिंग बाद वाला जो सेट था उसकी वैल्यू भी हटा दी, सिर्फ फर्स्ट वाला सेट की वैल्यू प्रिंट होकर बता रहा है वो। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो बहुत आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है, देखो इंटरसेक्शन जो होता था ना उसका अपोजिट है सिमेट्रिक डिफरेंस। इंटरसेक्शन का काम होता है जहां पर भी वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही है, जो कॉमन वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। और सिमेट्रिक डिफरेंस उसका बिल्कुल अपोजिट है, जहां पर कॉमन वैल्यूज है बस उसी को प्रिंट मत कराओ, बाकी सबको प्रिंट करा दो। हाँ, इंटरसेक्शन का अपोजिट है सिमेट्रिक डिफरेंस। 1 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 और 5 यहाँ पर है। और देखो कलर से मैंने आपको डिनोट करके भी बताया, तो आप कलर देख लो, जहां पर कलर है सिर्फ वही वाली वैल्यूज प्रिंट होगी, बाकी नहीं होगी। तो मतलब 1 2 और 4 5 प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा। प्रिंट लिखो यहाँ पर, ए लिखो डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा यहाँ पर हमने, ब्रैकेट में लिख दो बी, ठीक है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 4 5 आ रहा है। और वही मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 आंसर आएगा और 3 को इसने इग्नोर कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं सेट पर। अब जो नेक्स्ट है वो है सेट की मेथड्स एंड फंक्शंस। ये देख लेते हैं हम, ठीक है। सेट्स के मेथड और फंक्शन में सबसे पहला है हमारा लेंथ। इसका काम क्या होगा, लेंथ के नाम से समझ लीजिए लेंथ बताएगा ये, सिंपल। तो चलिए अब हम लेंथ फाइंड आउट करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं 2 सेट क्रिएट कर लेती हूँ, 5 और 6। ये हमने सेकेंड सेट भी क्रिएट कर लिया। अब देखो सबसे पहला वाला हम देखते हैं लेंथ। लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ या तो आप ए की फाइंड आउट कर लीजिए या बी की कर लीजिए। तो प्रिंट लगा दो, यहाँ पर लिखो LEN, पेरेंथेसिस के अंदर अपने सेट का नाम जो कि है ए। अब हम रन करके देखते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इनका काम क्या होगा। इनका मतलब बस ये है, अगर आप कोई सी वैल्यू को चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यूज रखी है 1 2 3 4 5। अगर मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर 5 की वैल्यू मौजूद है हमारे सेट में, अगर है तो आप लिख दो कि क्या 5 इन और फिर अपने सेट का नाम, तो वो बता देगा। मौजूद होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। कैसे वो हम देख लेते हैं। प्रिंट, मैं चेक करना चाहती हूँ 4 के लिए कि क्या 4 है ए वाले सेट में, अगर है तो बता दो, नहीं है तो वो बता दो। देखो ट्रू बता रहा है, मतलब है। अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो कि है ही नहीं, 11। देखो फॉल्स में आंसर आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इस डिसजॉइंट। अब इसके नाम से आप ध्यान से देखो कि क्या समझ आ रहा है आपको। इस डिसजॉइंट के नाम से समझ आ रहा है कि जहां पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। किन में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ए और बी में। अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो फिर ट्रू में आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स में देगा। जी हाँ, अगर जॉइंट लिखा होता है यहाँ पर, डिसजॉइंट नहीं लिखा होता, तो उसका मतलब क्या होता, जहां पर कॉमन एलिमेंट्स है तो फिर ट्रू में आंसर दो। बट यहाँ पर डिसजॉइंट लिखा है, मतलब जहां पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो फिर ट्रू में आंसर दो, अदरवाइज फॉल्स में दो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ट्रू में आंसर दो। तो ये हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। प्रिंट लिखो यहाँ पर, वो लिख दिया। अपने फर्स्ट वाले सेट का नाम लिख दो, सेकेंड वाले सेट का नाम लिख दो। जिन दो में आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं, उनका नाम लिख दो। वो मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले का, इस डिसजॉइंट, वो लिख दिया। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर सेकंड वाले सेट का नाम जिससे कंपैरिजन करना चाहते हो। अब हम रन करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है, देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सारे कॉमन एलिमेंट्स हटा दूं बी में से, अब कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब हम रन करते हैं, अब इसका आंसर ट्रू में आएगा। देखो अब ये ट्रू में आंसर दे रहा है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इस सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमने सेट तो क्रिएट कर लिया है। देखो यहाँ पर ना 2 चीजें होती है। सबसे पहला होता है सबसेट, सेकंड होता है सुपर सेट। इनमें डिफरेंस क्या है, सबसेट का मतलब है वो एलिमेंट या वो डाटा जहां पर कॉमन एलिमेंट है, जहां पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट है। देखो फिर से बता रही हूँ, 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, कॉमन है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है बी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। जहाँ पर कॉमन एलिमेंट भी है, साथ में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, उसका मतलब है सुपर सेट। जहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, उसका मतलब है सबसेट। आई होप समझ आ गया होगा ये चीज आपको। हमें चेक करना है क्या ए सबसेट है बी का, मतलब क्या यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है, वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहले मैं ये देखूंगी क्या ए सबसेट है बी का, फिर मैं देखूंगी कि क्या बी सबसेट है ए का, ठीक है। दोनों में आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में। तो इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, हाँ ए सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ डुप्लीकेट्स ही है। बिल्कुल सही आंसर दे रहा है ये, देखो ट्रू में आंसर दे रहा है, मतलब ए सबसेट है। यही अगर मैं इसको बोल दूं कि क्या बी सबसेट है ए का, अब देखते हैं हम इसको रन करके क्या आंसर आता है। फॉल्स आएगा, देखो फॉल्स आ रहा है। मैं इससे क्या बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेटर से क्या बोल रही हूँ कि बी सबसेट है ए का, नहीं बी नहीं है, ए है सबसेट बी का, बी सबसेट नहीं है। बी तो सुपर सेट है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स भी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। समझ आ गया आपको ये चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सुपर सेट। अब सुपर सेट का मतलब क्या होता है, देखो जरा। सुपर सेट मैंने बता ही दिया, जहां पर कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे। तो अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर से बोल रही हूँ कि क्या ए सुपर सेट है बी का, तो क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि बी है सुपर सेट ए का, ए नहीं है बी का सुपर सेट, ठीक है। देखो क्या आंसर आता है, देखो फॉल्स में आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यही अगर मैं यहाँ पर लिखूं, प्रिंट, फिर से लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी इज
सुपरसेट ऑफ ए। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ट्रू आंसर आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, साथ में डुप्लीकेट्स भी है, इसलिए सुपरसेट हो गया ए का। तो चलिए अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप इसको मिनी प्रोजेक्ट समझ लीजिए या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए, वो देख लेते हैं हम। इमेजिन यू आर क्लीनिंग अ डाटा सेट ऑफ कस्टमर ईमेल फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल, यू वांट ओनली यूनिक ईमेल्स। जी हाँ, अब देखो एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मेरी कंपनी, ठीक है। वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि जब भी कस्टमर आता है मेरी वेबसाइट पर फॉर्म भरता है, वहां पर कोई भी कस्टमर का डुप्लीकेट ईमेल नहीं होना चाहिए। मतलब 2 से 3 कस्टमर का एक ईमेल नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? 2 जनों का सेम ईमेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर बाई चांस आ जाता है तो आप सेट को यूज करो और उसको हटा दो, डुप्लीकेट्स को हटा दो, सिर्फ एक यूनिक वाला ईमेल ले लो, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब हम कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड बनाने के लिए हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। जी हाँ, लिस्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम? लिस्ट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, जब भी आपको कोई डाटा स्टोर करना होता है ना, लिस्ट में ही स्टोर करना होता है। नंपाई का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, तो अगर नहीं देखा है देखना, बहुत अच्छा लेक्चर है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ मैंने समझाया नंपाई क्या होता है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है, आई थिंक 3 पार्ट्स में है वो लेक्चर, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखना। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, या डाटा साइंस में जाना है, डाटा एनालिस्ट में जाना है, नंपाई के बिना आप नहीं जा सकते हो। वो कोर है उसका, बेस है उसका, ठीक है। इसलिए वो लेक्चर देख लेना। हम नंपाई क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नॉर्मली ना हम पाइथन की लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। बट लिस्ट का क्या होता है ना, जब आप मिलियंस और बिलियंस का डाटा यूज करोगे ना, तो लिस्ट बहुत स्लो पड़ जाती है, क्योंकि उसमें लूप यूज करना पड़ता है। यही अगर आप नंपाई को यूज करोगे, नंपाई एरे को यूज करोगे, तो बहुत आसान हो जाता है काम, ठीक है। बट हम यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाटा पे काम नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल के डाटा पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिस्ट ले रही हूँ, ठीक है। और ये वैसे नंपाई का लेक्चर है भी नहीं, इसलिए भी मैं यहाँ पर लिस्ट ले रही हूँ। अदरवाइज मुझे नंपाई आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा यहाँ पे फिर से, उसके लिए आप नंपाई वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब एक और भी रीजन है लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करने का, अदरवाइज मैं सेट ही क्रिएट कर देती। सेट का काम क्या होता है? डुप्लीकेट्स ऑलरेडी रिमूव कर देता, तो हमें कोड लिखना भी नहीं पड़ता उसके लिए। हमें कोड लिखना है उसके लिए, ठीक है, इसलिए लिस्ट यूज कर रही हूँ मैं। अब देखिए लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर 1-2 ईमेल आईडी बना लेती हूँ। ये देखो मैंने 2 ईमेल आईडी यहाँ पर बना दी है, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी रख देते हैं, ठीक है, ताकि इसको रिमूव कर पाए। और ज़्यादा डाटा भी ले सकती थी, बट फिलहाल मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है एक ही लेक्चर में, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक ईमेल्स ही चाहिए, बाकी जो कस्टमर्स के डुप्लीकेट ईमेल्स है ना, वो सब हटा दो। वो हो ही नहीं सकता, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इसलिए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट को। लिस्ट का नाम क्या है हमारा? ईमेल से, तो इसको हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसमें इसको स्टोर कर लेंगे। जी हाँ, अब जो यूनिक एलिमेंट था या फिर यूनिक ईमेल आईडी था, वो स्टोर हो गया इस यूनिक में, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। डुप्लीकेट्स हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट होकर बताएगी। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, test@gmail.com और yahoo@gmail.com, बिल्कुल सही आ रहा है। डुप्लीकेट्स उसने हटा दिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट पे चलते हैं, जो कि क्रिएट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स इन अ पैराग्राफ। जी हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारा काम क्या, अभी तक के हम क्या कर रहे थे, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते थे उन्हें हम हटाते थे। अब हमें हटाना नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट सिर्फ एक बार मौजूद है। अगर एक बार है मतलब वो यूनिक एलिमेंट्स है, उनको काउंट करके बता दो कि कितने एलिमेंट्स यूनिक है, ठीक है। हमें डुप्लीकेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। उसके लिए हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, मतलब एक पैराग्राफ नाम का वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करी और एक पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट करी हूँ। मैं एक लाइन ही लिखूंगी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है। इज ग्रेट। जी हाँ, हमने एक पैराग्राफ तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब देखो हम ना फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब फंक्शन अभी तक के हमने EAML वाली सीरीज में नहीं पढ़ा है, इंग्लिश वाले में पढ़ लिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो देख लेना। जो सेट्स का नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा वो फंक्शंस का ही होगा, बट फिलहाल अगर अभी आपको देखना है तो आप इंग्लिश वाला लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम देखो यहाँ पर फंक्शन क्रिएट क्यों करें, इस वाले फंक्शन का बस इतना सा काम होगा कि यूनिक वर्ड्स को काउंट करेगा। जी हाँ, यूनिक वर्ड को काउंट करेगा, हमें डुप्लीकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका नाम भी मैंने यही दे दिया, यूनिक वर्ड काउंट। अब देखो उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर पास करना है। क्यों पैरामीटर? जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, यहाँ से जब हम कॉल लगाएंगे इस वाले फंक्शन को, ठीक है, फिर जो ये वाली जो वैल्यू रहेगी पूरी, ये टेक्स्ट में स्टोर हो सके और इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा पाए या फिर कोड लगा पाए, इसीलिए। उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, इसका काम क्या होगा, ताकि इसको अलग अलग कर दें। किसको?
इस पूरे सेंटेंस को अलग अलग कर दें, मतलब पाइथन अलग हो जाए, ग्रेट अलग हो जाए, इज अलग हो जाए, एंड, इजी टू यूज, ये सब अलग अलग हो जाए एक लाइन में नीचे हमें। और हम इसको अलग अलग कर क्यों रहे हैं? अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल ही पूरे सेंटेंस में हम इसमें फाइंड कैसे करेंगे कि यूनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक काम करो, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे पैराग्राफ को अलग अलग कर दो, एक एक वर्ड को, मतलब आपने स्प्लिट तो कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद उसको आप कन्वर्ट कर दो सेट में। अब जब सेट में कन्वर्ट हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही वहां पर मौजूद रहेंगे, डुप्लीकेट्स को तो हटा देगा। अब जो भी एलिमेंट उसमें मौजूद है उसको काउंट करके बता दो कितने हैं, हमें मिल गया हमारा आंसर। ये है इसके पीछे का लॉजिक। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होगी फंक्शन बनाने की, वो मैंने क्रिएट कर लिया है, आपको बस समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है। किसको अलग अलग करना है? हमारे टेक्स्ट को अलग अलग करना है। टेक्स्ट क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, फिर से बता रही हूँ। जब इस वाले को यहाँ से हम कॉल लगाएंगे ना, चलो कॉल भी लगा के बता ही देती हूँ अभी। ठीक है, देखिए हम यहाँ से कॉल लगा रहे हैं यूनिक वर्ड काउंट वाले फंक्शन को, हमने यहाँ से कॉल लगा दिए। अब यहाँ से हमें डाटा पास करना है। डाटा कहाँ पर स्टोर है? पैराग्राफ में। देखो अब बता रही हूँ बैकएंड में कोड काम कैसे करेगा। यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर कॉल। अब पैराग्राफ में क्या स्टोर था? पाइथन इज ग्रेट एंड इजी टू यूज। जब यहाँ से यहाँ पर कॉल जाएगा तब इस टेक्स्ट में पूरा स्टोर हो जाएगा पाइथन इज ग्रेट एंड इजी टू यूज। अब टेक्स्ट में तो वो स्टोर हो गया। अब इस पर हम कोड बना रहे हैं कि अब टेक्स्ट में जो भी स्टोर है ना, जो कि पाइथन इज ग्रेट एंड इजी टू यूज, इसको आप स्प्लिट कर दो। सबसे पहले तो लोअर केस में आप कन्वर्ट करो, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप इसको स्प्लिट कर दो, हर एक वर्ड को अलग अलग कर दो। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब इसने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब अलग अलग तो हो गए, अब क्या काम करो, अब इसको आप सेट में कन्वर्ट कर दो। किसको सेट में कन्वर्ट कर दो? वर्ड को। वर्ड में ही तो हमारा डाटा स्टोर है जो स्प्लिट हुआ है। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दो सेट में। ठीक है जी, हमने सेट में इसको कन्वर्ट भी कर दिया। अब इसको स्टोर भी करा लो कहीं ना कहीं। तो ठीक है जी, हम इसको स्टोर करा रहे हैं यूनिक वर्ड वाले वेरिएबल में जी। अब हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। यही तो होता है फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ से कॉल लगाओ, कॉल यहाँ पर गया, इस वाले पैरामीटर में स्टोर होगा, जो भी कोड आपने लगाया उस हिसाब से काम करेगा। यहाँ से रिटर्न कर दोगे तो फिर यहाँ से प्रिंट होकर बता देगा। सिंपल, ऐसे ही काम करता है हमारा फंक्शन। ठीक है, रिटर्न यहाँ से हमने कर दिया। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अब उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करेंगे? यूनिक वर्ड को, क्योंकि वहीं पे तो सेट में कन्वर्ट होने के बाद यूनिक वर्ड स्टोर हुआ है। अब देखो स्प्लिट हो गया, कन्वर्ट हो गया, लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ फाइंड आउट करेंगे हम इस यूनिक वर्ड की। ठीक है, उसके लिए हमें इसको पेरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा कि आप len मतलब लेंथ फाइंड आउट करो। अब इसने लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब फाइनल आंसर यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स है क्या? नहीं है ना यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट। कुछ ना कुछ डुप्लीकेट तो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। चलो यहाँ पर ग्रेट लिख देते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, ठीक है जी, हमने ग्रेट को 2 बार लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, क्या सही आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 7 बता रहा है। क्या 7 ही यूनिक एलिमेंट्स यहाँ पर है? काउंट करके देखते हैं। पाइथन 1 is 2, ग्रेट 3 एंड 4, इजी 5, 2, 6 और यूज 7। बिल्कुल सही बता रहा है। और इसने एक ग्रेड को इग्नोर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर एक और इजी भी लगा दूँ ना तो भी ये 7 ही बताएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे लॉजिक लगाया जाता है सेट्स में। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि वाला लेक्चर पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है इमेज टू टेक्स्ट टू पीडीएफ। अब देखिए ये क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इस लेक्चर के कि हमारा प्रोजेक्ट इस टाइप का होने वाला है। हम इसको एक इमेज देंगे, इस इमेज में से ये टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट करेगा .txt नाम की। उसमें सारा टेक्स्ट को स्टोर करेगा ताकि अगर हमें इसे कॉपी पेस्ट करना है या कहीं पर भी यूज करना है तो हम कर सकते हैं उसको। उसके साथ साथ एक पीडीएफ में भी कन्वर्ट करेगा, मतलब एक पीडीएफ फाइल भी जनरेट करके देगा और डाउनलोड करके देगा हमारे सिस्टम में। ये तीनों चीजें करेगा। तो उसके लिए हम कोड बना के देख लेते हैं। अब कोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत है। अब अगर आप मेरा AI/ML ऑटोमेशन वाला फुल कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी कुछ चीजें इंस्टॉल कर रखी होगी, क्योंकि इन पर बेस मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको बता चुकी हूँ। अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो तो फिर ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। डोंट वरी, अगर कुछ चीजें आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर भी रखी तो भी आप यही कमांड लिख देना,
ताकि जो चीजें नहीं होगी उसको इंस्टॉल कर देगा, बाकी के लिए वो ऑलरेडी सेटिस्फाई बता देगा। मतलब टर्मिनल को ऐसे ड्रैग कर लेना, उसके बाद कमांड लिखना पिप इंस्टॉल। सबसे पहली चीज हमें इंस्टॉल करनी है पिलो। अब ये क्यों इंस्टॉल करें वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, सबका अलग अलग काम है। सेकेंड चीज है हमारा पाइटेस्ट्रैक्ट। अब इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, इसकी स्पेलिंग गलत मत करना। हाँ, उसके साथ साथ थर्ड थिंग है हमारा FPDF, देन एंटर। तो देखिए इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में है, आपके सिस्टम में नहीं होगी तो इसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया होगा। अब हमने चीजें तो इंस्टॉल कर ली है, अब हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम PIL, पिलो के लिए है ये, इंपोर्ट इमेज। अब यहाँ पर इमेज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम सारी चीजें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो भी कोड बना रहे हैं वो इमेज के लिए बना रहे हैं ना, इसको तो इंपोर्ट करना जरूरी है ताकि हम इमेज पर काम कर पाए, बस इसीलिए। तो ये भी हमारा काम हो गया। नेक्स्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे वो होगा पाइटेस्ट्रैक्ट, इंपोर्ट पाइटेस्ट्रैक्ट, ये रहा। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज फ्रॉम FPDF, इंपोर्ट। अब यही चीज वापस से कैपिटल लेटर्स में। इसका काम क्या होगा, ये क्रिएट करेगा हमारी PDF फाइल को। ओके, अब देखो इंपोर्ट और इंस्टॉल का काम तो हमने कर दिया है। इसके बाद ना हमें टेस्ट्रैक्ट के लिए एक पाथ देना होगा। पाथ क्या होगा, जहां पर भी टेस्ट्रैक्ट स्टोर है। डोंट वरी, आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट एक पाथ होता है, बस उसको कॉपी कर देना। इसका काम बस इतना सा है, हमारे टर्मिनल को बताना है कि टेस्ट्रैक्ट है कहाँ पर, ताकि वो उसको वहां से फेच करके ला सके, उसको यहाँ पर यूज कर सके, इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके, बस इसीलिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पाथ देना होगा। पाथ देख लीजिए आप, पाइटेस्ट्रैक्ट डॉट टेस्ट्रैक्ट CMD इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर हमें पाथ देना है R करके, देन कैपिटल लेटर C, देन कोलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स, देन स्लैश टेस्ट्रैक्ट OCR टेस्ट्रैक्ट.exe। तो हमने पाथ दे दिया। इसका काम बस इतना सा है कि हमारे टर्मिनल को समझ आ गया कि टेस्ट्रैक्ट है कहाँ पर, कहाँ से इसे फेच करके लाना है और इसे यूज करना है। तो चलिए जी, हमारा ये पाथ देने का भी काम पूरा हो चुका है। अब हम कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड के लिए हमें इमेजेस पे काम करना है, तो सबसे पहले एक इमेज देनी होगी हमें, तो हम इमेज दे लेते हैं और हम अपने कोडेटर को बोलेंगे कि इस इमेज को ओपन करो और इसे यूज करो। करेक्ट, इमेज हम लेते हैं, चलिए प्रिया लोगो लें क्या, या फिर ये वाली लें। अब ये देखो ये इमेज है, हाँ ये कोई टेक्स्ट नहीं है, माना इसमें टेक्स्ट लिखा है क्योंकि इसको फेच करके हमें देखना है, बट ये एक इमेज है। हम कोई और सी भी इमेज ले सकते हैं एज ऑ विश, बट मैं ये वाली ले रही हूँ इमेज। तो चलिए अब इमेज देने का काम हम कर देते हैं। यहाँ पर इमेज के लिए मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ ताकि जब ये इमेज को ओपन करेगा ना, उस ओपन करने के बाद ये इस IMG में स्टोर कर सके, ताकि हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे जब भी हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब। तो देन इमेज जो हमने इंपोर्ट करा था ना उसी को यूज करें, डॉट ओपन। इसका मतलब क्या है, मैं अपने टर्मिनल को बोल रही हूँ कि आप एक काम करो, जो मैं इमेज यहाँ पर पाथ दे रही हूँ ना, उस इमेज को आप ओपन करो। ठीक है, ओपन क्यों, ऑब्वियसली ओपन तो करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर ना फाइल IO का काम हो रहा है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट का। अगर आपको नहीं पता है कि फाइल पर कैसे काम किया जाता है, इसका लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पाइथन के इंग्लिश वाले लेक्चर में। इसमें भी आने वाला है, एक लेक्चर छोड़कर आएगा वो, मतलब नेक्स्ट वाला लेक्चर तो हमारा फंक्शंस का होगा, उसके बाद आएगा वाला लेक्चर। अगर आपको अभी देखना है तो आप इंग्लिश वाला लेक्चर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट्स में बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फाइल इनपुट एंड आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि फाइल्स पर कैसे काम किया जाता है। देखो यहाँ पर फाइल्स पे तो काम हो रहा है, मैं इमेज ओपन करवा रही हूँ आपसे, एक PDF जनरेट करवा रही हूँ, वो भी फाइल के फॉर्मेट में होगा, एक TXT डॉट फाइल होगी जहां पर सारा टेक्स्ट कॉपी करके देगा, ये सब फाइल का काम है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो लेक्चर जरूर देख लेना। और इंग्लिश से ना इतना घबराया मत करो, आप सोचते हो कि नहीं इंग्लिश का लेक्चर नहीं, हिंदी का जब आएगा ना जब देखेंगे। मैं मानती हूँ कि हाँ थोड़ा हिंदी ज्यादा बेटर लगता है सुनने में, या हमें आदत है हिंदी की, बट हम IT फील्ड में हैं, कंपनीज में इंग्लिश में ही काम होगा। करेक्ट, आपको कन्वर्सेशन करनी है वो भी इंग्लिश में ही करनी होगी आपको, तो इंग्लिश की थोड़ी आदत डाल लो। कोई बात नहीं, अगर आपको वो है तो फिर वो एक लेक्चर छोड़ के आएगा, अभी देखना है तो वाला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें प्रोजेक्ट भी बताया मैंने और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, देखना जरूर उस वाले को भी, क्योंकि अब जो लेक्चर आएगा ना उसमें मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट बताऊंगी और उसमें अलग था इसीलिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर इमेज का ना पाथ दे देते हैं। यहाँ पर ना हमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो फाइल है जहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं वो भी यही है, इमेज भी हमारी इसी फोल्डर में है, इसलिए अगर इमेज आप किसी और फोल्डर में लिखते हो ना तो फिर उस हिसाब से आपको पाथ देना होगा। हमारी यही इमेज है तो हम यही लिख देते हैं, प्रियांशी लोगो डॉट PNG।
तो ठीक है जी, जो सी इमेज में यूज करना चाह रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। करेक्ट। अब ये वाला भी हमारा काम हो गया, मतलब एक इमेज को ओपन करने का काम हो गया है और उस इमेज को हमने आईएमजी में स्टोर करा है। अब इसी को आईएमजी को हम यूज करेंगे जहां पर भी हमें यूज करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सट्रैक्ट कराने का, कि टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कराना है इमेज में से। इसमें क्या यूज करेंगे, टेस्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बोला था पाई टेस्ट्रैक्ट। उसके लिए मैं यहाँ पर कोड लिख रही हूँ, पाई टेस्ट्रैक्ट डॉट इमेज टू स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्यों लिखा है। देखो, अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया या फ्लोट लिख दिया तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर सिर्फ फ्लोट टाइप का डाटा ही एक्सट्रैक्ट करके बताएगा। बट हमें चाहिए कि भले यहाँ पर इंटीजर हो या फिर कोई अल्फाबेट लिखा हो या फिर कोई सिंबल या कैरेक्टर्स लिखा हो, सबको एक्सट्रैक्ट कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, इसका काम, इस वाले वर्ड का पूरा काम है कि इमेज टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो इमेज देनी है जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हो टेक्स्ट को। तो वो इमेज कहाँ पर स्टोर थी, आईएमजी में, वो मैंने दे दी है। मतलब अब हमारा एक्सट्रैक्ट होने का काम पूरा हो चुका है। अब इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। करेक्ट, इसको मैं स्टोर कर रही हूँ टेक्स्ट में। मतलब हमारे इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है, इतना काम हमारा हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है हमारा सेव करना है हमें जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है ना टेक्स्ट, उसको किसमें, एक नई txt नाम की फाइल में, मतलब .txt नाम की एक फाइल होगी, उसमें स्टोर करना है इसको। अब यहाँ पर मेन फाइल इनपुट एंड आउटपुट का यूज होगा, वो देखना विथ ओपन। ऐसे ही मैंने फाइल आयो वाले लेक्चर में आपको समझाया कि क्यों लिख रहे हैं। हाँ, हम ओपन करवा रहे हैं एक फाइल को, मतलब एक नई .txt नाम की फाइल को क्रिएट कर रहे हैं जहां पर टेक्स्ट टाइप का डाटा होगा, इसलिए। अब ओपन तो हमने करवा ली, उसके बाद किस नाम से अपनी .txt वाली फाइल आप चाहते हो वो लिख दो। मैं चाहती हूँ आउटपुट .txt, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद W क्यों, ये राइट हम यूज करें, W का मतलब होता है राइट। राइट का काम क्या होगा, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है टेक्स्ट और वो इस टेक्स्ट वाले में स्टोर हुआ है, आप एक काम करो, उस टेक्स्ट को राइट कर दो, लिख दो, किसमें, इस वाली फाइल में लिख दो। पहले तो इसको ओपन करो, उसके बाद राइट करो इस वाले टेक्स्ट को इस वाली फाइल में। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत बारीकी से बता रही हूँ मैं। वैसे ये वाला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है पर फिर भी बता रही हूँ। अब देखिए, ये वाला भी हमारा काम हो गया है। उसके बाद है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, इसका बस इतना सा काम है कि हैंडल करेगा सभी कैरेक्टर्स को। इनकोडिंग इक्वल्स टू UTF-8। जी हाँ, ये सभी कैरेक्टर्स को हैंडल कर सके, बस इसीलिए हम लिख रहे हैं। ये UTF इसलिए एरर बता रहा है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। और एज फाइल, क्योंकि हम फाइल पर काम कर रहे हैं इसीलिए। तो चलिए जी, ये भी हमारा पूरा काम हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि हमें राइट कराना है। माना इसने W से राइट कर दिया, इस पे बताना तो पड़ेगा ना कि राइट करना है आपको, और किसको राइट करना है ये तो हमने यहाँ पर बताया नहीं है। देखो, टेक्स्ट कहीं पर लिखा है क्या, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हमें अब इसको बताना है कि आप ये वाली जो फाइल है ना output.txt, उसमें राइट करो। किसको राइट करो, जो भी टेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर है उसको राइट करो। वो हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ न्यू पीडीएफ फाइल। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हमने कर रखा है। इमेज को ओपन करवा लिया, उसमें से एक्सट्रैक्ट भी करा लिया टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट कराने के बाद .txt वाली फाइल में टेक्स्ट को स्टोर भी कर लिया, नई फाइल भी क्रिएट कर ली। अब सिर्फ लास्ट काम हमारा बाकी है, जो कि है पीडीएफ जनरेट कराना और पीडीएफ को डाउनलोड करवाना और यहाँ पर स्टोर कराना। करेक्ट, अब वो हम करेंगे। उसके लिए पीडीएफ, ताकि पीडीएफ को जनरेट कर पाए, FPDF। तो अब इसने पीडीएफ तो जनरेट करवा दी, ठीक है। अब उस पीडीएफ में नेक्स्ट चीज होगी, हमें एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। पेज क्यों ऐड करना है, ऑब्वियसली हम क्या करा रहे हैं, हम टेक्स्ट को स्टोर करा रहे हैं, तो वहां पेज तो होना चाहिए ना जहाँ पर टेक्स्ट स्टोर हो सके, बस इसलिए तो ऐड करा लिया हमने हमारी पीडीएफ में पेज भी। अब उस पीडीएफ में पेज तो ऐड हो गया, उसमें टेक्स्ट स्टोर करो। उस टेक्स्ट का फॉर्मेट भी आप यहाँ पर दे सकते हो, मतलब उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब भी आप दे सकते हो। मैं एक सिंपल सा फ़ॉन्ट ले रही हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो एज योर विश। मेरा बस मोटिव ये है आपको ये कोड समझाना, प्रोजेक्ट बनवाना। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ी स्टाइलिंग लगाना चाहो ना तो वो भी लगा सकते हो। अब स्टाइलिंग कैसे लगाई जाती है, AAML वाला फुल कोर्स फॉलो करना, समझ आ जाएगा आपको। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं स्टाइलिंग के। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट में एरियल दे रही हूँ, आप कोई सा भी दे देना। इसका साइज में दे रही हूँ टेक्स्ट का, जो कि होगा 12। तो चलिए, ये भी हमारा पूरा काम हो गया है। अब हमारा पीडीएफ भी जनरेट हो गई, इसमें पेज भी ऐड हो गया है और इसका साइज भी हमने बता दिया टेक्स्ट का। अब हमें यहाँ पर ना
टेक्स्ट को ऐड भी कराना रहेगा, ये स्टेप अभी बाकी है, तो अब ये कर लेते हैं हम। अब टेक्स्ट को ऐड आप कैसे करवाओगे? अब देखो एक ही स्टेप में ना 2 से 3 चीजें होगी, इसे ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं पीडीएफ डॉट मल्टी सेल, जी हाँ पीडीएफ डॉट मल्टी सेल। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0, ये होगा विड्थ के लिए, कि मतलब जो भी टेक्स्ट टाइप का डाटा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये एक पेज है हमारा पीडीएफ का, इसमें मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा पेज है, बट टेक्स्ट बस इतने से पार्ट में रहना चाहिए, इधर का भी सारा पार्ट खाली रहे, ब्लैंक रहे, इधर का भी सारा पार्ट ब्लैंक रहे, बस इतने से पार्ट में ही टेक्स्ट होना चाहिए। वो मैं बता रही हूँ कि उस टेक्स्ट का जो पार्ट रहेगा उसकी विड्थ कितनी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम विड्थ दे रहे हैं, उसके बाद मैं हाइट दे रही हूँ यहाँ पर 10। मतलब अगर 4 लाइन का टेक्स्ट वहां पर ऐड है, तो उस 4 लाइन के टेक्स्ट में भी कितना डिफरेंस रहेगा वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ताकि वो ओवरलैप ना करे, ढंग से डिस्टेंस भी रहे और हमें अच्छे से समझ भी आ जाए टेक्स्ट। तो ठीक है जी, हमने हाइट और विड्थ दोनों दे दिए। उसके बाद मैं लिख रही हूँ, अब ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये ध्यान से देखना, टेक्स्ट डॉट इनकोड। अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो लैटिन 1, उसके बाद रिप्लेस डॉट डिकोड। अब आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो कि आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या होता है ना, हम नॉर्मली टेक्स्ट कैसा देते हैं, हम नॉर्मली टेक्स्ट अगर देना चाहे तो ऐसे देते हैं। देखो ABCD इस टाइप से कुछ भी टेक्स्ट देते हैं। अगर हमें इंटीजर देना रहे तो इस टाइप से दे देते हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर्स देना है तो डॉलर, परसेंटेज, इस टाइप से कुछ भी कैरेक्टर्स हम दे देते हैं। करेक्ट। बट अगर कुछ स्पेशल टाइप का कोई कैरेक्टर हो गया यहाँ पर जो हमारे कोड को नहीं समझ आया, तो पता है वो क्या करेगा? एरर बता देगा और वहीं पर कोड रुक जाएगा। ना ही वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, ना ही वो TXT में स्टोर करेगा, ना ही वो PDF जनरेट करेगा। हम क्या चाहते हैं, अगर कोई सी भी चीज उसे नहीं समझ आई है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं वेबसाइट में देखा होगा इस टाइप का कुछ सिंबल होता है, करेक्ट, कॉपीराइट का रहता है या जो भी सिंबल रहता है, या फिर कुछ यूनिक टाइप के सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इस टाइप से भी रहते हैं कुछ सिंबल्स। करेक्ट। अब ये क्या है, ये कुछ कैरेक्टर्स है क्या? नहीं है, ये कुछ अलग टाइप के सिंबल्स बोल लीजिए या फिर कुछ अलग टाइप के इमोजीज बोल लीजिए, जो अगर हमारे कोड को नहीं समझ आए तो फिर वो एरर बता देगा। हम चाहते हैं कि वो एरर ना बताए, या तो उसे समझ आ रहा है तो प्रिंट करके बता दे, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर वो उसे इस तरीके से रिप्लेस कर दे जो एक रियल में कोई कैरेक्टर होता है। जी हाँ, फिर से बता रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है तो, या तो अगर उसको समझ नहीं आया है तो फिर उसको स्किप ही कर दे वो, और जो बाकी चीजें समझ आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट कर दे और प्रिंट करके बता दे हमें। अदरवाइज अगर वो कोई ऐसा सिंबल है जो वो रिप्लेस हो सकता है किसी वैलिड वाले कैरेक्टर से, करेक्ट, तो फिर वो रिप्लेस कर दे। बस इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका पता है प्रॉब्लम क्या है FPDF का, यहाँ पर ना जो मेन हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ABCD या फिर सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें ना सिर्फ यही स्टोर होते हैं, ये इसी को वैलिड मानता है, बाकी चीजों को वैलिड नहीं मानता है, तो बाकी टाइम पर ये एरर बता सकता है। हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप रिप्लेस कर सको तो आप रिप्लेस कर दो, या फिर उसको स्किप ही कर दो डायरेक्टली। तो बस वही मैंने लिखा है कि यहाँ पर रिप्लेस कर दो कोई वैलिड लेटिन 1 से। लेटिन 1 मतलब जो एक वैलिड कैरेक्टर होता है उससे, या फिर आप उसको रिप्लेस ही कर दो। ठीक है, बस इस वाली लाइन का मतलब इतना सा था कि वो एरर ना बताए, बस। और ये वाला तो हाइट और विड्थ मैंने आपको बता ही दिया कि ओवरलैप नहीं करे और अच्छे से प्रिंट करके बता दें। अब इसके बाद हमारा PDF तो जनरेट हो गया। अब PDF जनरेट होने के बाद ये सेव करके यहाँ पर बता दें, तो एज आउटपुट बता दें, तो वो हमें बताना है कि PDF तो आपने जनरेट करा ली, एज आउटपुट भी बता दो आप सेव करके। तो सेव करने का काम कर रहा है। अब आउटपुट का नाम क्या होगा, मतलब हमारी PDF फाइल का नाम क्या होगा? आउटपुट ही रख रही हूँ मैं, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। करेक्ट। अब ये भी हमारा काम हो गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट काम है प्रिंट कंफर्मेशन। अब ये कोई कोड नहीं है, ये सिर्फ इतना सा है कि टर्मिनल पर बता दे हमें कंफर्मेशन कि हाँ हमारी .txt नाम की और PDF नाम की फाइल जनरेट भी हो गई और सेव भी हो गई, बस इसीलिए। अब आपने देखा होगा जब भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करे होंगे कि डॉक्यूमेंट आपने दिया उसमें से स्कैन करके उसने टेक्स्ट को जनरेट करवाया, तो उसके बाद लिखा हुआ आता है ना कि हाँ आपकी फाइल इस नाम से सेव हो गई है या एक्सट्रैक्ट हो गई है, उसका पाथ लिखा हुआ आता है ताकि आप शेयर भी कर सको उससे। बस इसी टाइप का हम एक रियल वर्ल्ड टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बस इसीलिए। सेव एज आउटपुट .txt एंड आउटपुट .pdf। तो चलिए अब हम हमारे कोड को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है, output.txt और output.pdf नाम से। जैसे ही रन करूंगी जनरेट होकर आएगा। इमेज मैंने यहाँ पर दी है प्रियांशी लोगो, तो यहाँ पर प्रियांशी सक्सेस होरिजन लिखकर दोनों फाइल्स में आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे कोड को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डन,
सेव्ड एज आउटपुट डॉट टीएक्सटी एंड आउटपुट डॉट पीडीएफ, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसने कंफर्मेशन दे दिया। और देखो दोनों फाइल्स आ भी गई है हमारी। अब हम देखते हैं सही आ रहा है क्या। देखो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है हमारा, प्रियांशी और सक्सेस इज होरिजन। और यहाँ पर भी आ रहा है प्रियांशी और सक्सेस इज होरिजन। अब देखो हम कोई और सी भी इमेज यहाँ पर देकर देखते हैं, ये एरर नहीं बताएगा, बस जो भी चीजें अगर इसको समझ नहीं आती है तो उसको स्किप कर देगा। यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम, और ये वाली फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसी नाम से आप जनरेट करवाओ, इसीलिए इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसने जनरेट करवा दिया। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जो जो चीजें उसको समझ नहीं आई उसने वो वाली चीजें स्किप कर दी है, क्योंकि वहां पर क्या था, मेरा थंबनेल है तो वहां पर कुछ लाइटिंग भी होगी, कुछ नियॉन टाइप का टेक्स्ट भी था, कुछ सिंबल्स भी थे, कुछ बैकग्राउंड भी था, मेरी फोटो भी थी। तो इसीलिए अगर जो जो चीजें उसे समझ नहीं है उसको उसने स्किप कर दिया, बाकी चीजें उसने प्रिंट करके बता दी। और ये देखो ये आर और ये सब उसने कुछ चीजों को रिप्लेस भी करा है लैटिन की वजह से, जो हमने लिखा था लैटिन 1, इसीलिए। अब ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे हम इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी जनरेट करवा सकते हैं। अब देखो ये वाला लेक्चर ना थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि मुझे 2 दिन पहले कमेंट आया था, 3 से 4 कमेंट्स आए थे कि दीदी ये नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा कब आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी, मेरा सिस्टम ना वॉइस लेना बंद कर दिया था। जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना वॉइस ले ही नहीं पा रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए भेजना पड़ा, इसीलिए एक दिन डिले हो गया ये वाला लेक्चर, बट कोई बात नहीं। और शेयर करना है इस वाले लेक्चर्स को और सपोर्ट दिखाना है इस चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा नए लेक्चर्स लाने के लिए आप सभी के लिए। और एआईएमएल और डाटा साइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर सीखने को मिल जाए विथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। और नंपाई का पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एआईएमएल वाली सीरीज भी पूरी फॉलो करना, स्किप मत करना, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी उसमें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।